नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्न इतिहास से संबंधित हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन सा नहीं था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि चंपारण कृषि जांच समिति का गठन जो 1917 में किया गया था, उसका सदस्य कौन नहीं था। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प डी, ई एल टेलर। ई.एल. टेलर जो है चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य न होकर उसके सचिव थे ई.एल. टेलर। अब हम आपको बता दें यहाँ पर कि चंपारण कृषि जांच समिति का जो अध्यक्ष था, चंपारण कृषि जांच समिति का जो अध्यक्ष था वो थे एफ.जी. इसलाई। इसके बाद जो है डी.जे. रीड, महात्मा गांधी। इसके बाद जो है जी रेनी और एक राजा थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। इनको पहले जो है समिति में रखा गया था। बाद में जब बीमार पड़ गए तो इसके बाद इनके बीमार पड़ने के बाद जो है एक बनौली के राजा थे, बनौली के राजा कीर्त्यानंद सिंह को जो है इस समिति में रखा गया। यह एक 5 सदस्यीय समिति थी और जिसका मुख्य उद्देश्य था कि चंपारण में जो 3 कटिया पद्धति थी, जिसका काफ़ी समय से जो है किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, उसकी प्रासंगिकता की जांच करना। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने जो है यहाँ पे नील की खेती को प्राथमिकता दी और चंपारण में भी जो है नील की खेती किसान करते थे। जो 3 कट्ठा पद्धति होती थी, बेसिकली जो है 3 कट्ठा जो है जमीन पर अनिवार्य रूप से किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। 1 बीघा जो जमीन होती है, 1 बीघा जमीन में कुल होता है 20 कट्ठा। तो इस 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसको 3/20 भी आप कह सकते हो। बाद में जब जर्मन में जो रासायनिक नील का निर्माण हुआ तो उसके बाद जो है उसकी मांग बढ़ गई और जो है हाथ के बनाए हुए नील की मांग जो है घटने लगी, तो किसानों के यहाँ पे घाटा होने लगा। लेकिन जो है अंग्रेज उनका शोषण करते थे और ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। जो नहीं देता था उनसे 100 रुपया बीघा का जुर्माना, जो किसान अपनी ज़मीन पर नील की खेती नहीं करता था उनसे 100 रुपया बीघा जुर्माना वसूल करते थे, जो कि उस समय बहुत था। तो एक 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1916 में लखनऊ में। तो उस अधिवेशन में महात्मा गांधी आए थे और चंपारण के एक थे राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी से जो इस पर चर्चा की थी। बाद में गांधी जो चंपारण गए, लेकिन उनको यहाँ रोक दिया गया, वो अनशन पे बैठ गए। बाद में समझौता हुआ और चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया और उसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल जिसने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से बराबरी की हैसियत से मुलाकात की होनी चाहिए था। तो इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड एमहर्स्ट जो है ऐसा पहला गवर्नर जनरल था जिसने मुगल बादशाह
अकबर द्वितीय से बराबरी की हैसियत से मुलाकात की थी। लॉर्ड एमहर्स्ट का समय अगर देखा जाए तो 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक था, और अकबर द्वितीय का समय देखा जाए तो 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक इसका समय था। ठीक है, तो और इसमें एक चीज़ और है, जैसे लॉर्ड एमहर्स्ट के संबंध में पूछा जाता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 ईस्वी के मध्य। बाद में इसी के संग जो है युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है यानडूब की संधि किसके समय में हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यानडूब की संधि 1826 में आंग्ल बर्मा युद्ध के समाप्ति के पश्चात लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुई थी। प्रश्न आता है 1824 में बैरकपुर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। एक प्रश्न आता है राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने जो है उनको राजा की हैसियत जो है उपाधि दिया था। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है केशव चंद्र सेन ने प्रोत्साहन दिया, तो केशव चंद्र सेन ने किस चीज़ को प्रोत्साहन दिया, तो इसमें पहला है विधवा विवाह को। तो केशव चंद्र सेन ने जो है विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही 1872 का जो है विवाह अधिनियम अस्तित्व में आया था, और उसमें विधवा विवाह और को समाप्त करने और अंतर जाति विवाह को मान्यता प्रदान करने की बात समाहित थी। तो पहला है विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, दूसरा विकल्प अंतर जाति विवाह को। तो केशव चंद्र सेन ने जो है अंतर जाति विवाह को भी प्रोत्साहन दिया, विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। हमारा तीसरा है पर्दा प्रथा के उन्मूलन को। तो केशव चंद्र सेन ने जो है पर्दा प्रथा के उन्मूलन को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया था। केशव चंद्र सेन का मानना था कि अगर उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा स्त्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी तो पुरुषों तथा स्त्रियों का खुलकर मिलना होगा, तो इससे जो है पर्दा प्रथा का पूर्ण बहिष्कार समाज के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे कहा गया था कि पर्दा प्रथा का उन्मूलन जो समाज के लिए हितकर नहीं है। और आगे है स्त्रियों के लिए उच्चतर शिक्षा। तो केशव चंद्र सेन ने दोनों का विरोध किया था। मैंने अभी आपको बताया, उनका मानना था कि उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा स्त्रियों के लिए उपयुक्त किसी भी रूप में नहीं होगी, तथा पुरुषों तथा स्त्रियों का खुलकर मिलना या पर्दा प्रथा का पूर्ण बहिष्कार समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो हमारा जो है सही आंसर विकल्प 1 और 2, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। आपसे हमारा एक प्रश्न है कि केशव चंद्र सेन ने जो है किस सभा की स्थापना की थी, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने किया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। 1914 में कुल 14 महिलाओं का एक शिष्टमंडल जो है सरोजनी नायडू के नेतृत्व में लंदन गया था, और वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार की बात कही थी। और बाद में जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हमारा अगला प्रश्न है किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है, या किया, तो किस अधिनियम द्वारा, तो 1909
1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। एक विद्वान है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। डॉक्टर आर का मतलब रमेश, सी का मतलब चंद्र, आर.सी. मजूमदार। तो आर.सी. मजूमदार का मानना है या उनके अनुसार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी? 1919 में। तो 1919 की जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी उसमें 1909 के सुधारों के संबंध में कहा गया है कि मिंटो की सरकार मुगल सम्राट और हिंदू राजाओं से प्राप्त निरंकुशता के सिद्धांत को ब्रिटिश क्राउन और संसद से प्राप्त संवैधानिकता के साथ मिलाकर संवैधानिक निरंकुशता का निर्माण करना चाहती है। तो किसका स्टेटमेंट है? रमेश चंद्र मजूमदार का स्टेटमेंट है, और यह 1909 के भारत शासन अधिनियम के उसमें है। और एक विद्वान थे आपके SN सेन, सत्येंद्रनाथ सेन, उन्होंने एक बुक लिखी है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सत्येंद्रनाथ सेन, ठीक है, SN सेन। इनके पुस्तक का नाम है स्टडीज ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्टडीज ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में जो है SN सेन ने कहा है कि संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को मार्ले मिंटो सुधारों का पवित्र हृदय कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधारों का पवित्र हृदय कहा जाता है। तो हमारा चूंकि प्रश्न है कि किस अधिनियम को, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को। विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का एकमात्र सदस्य जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता था, तो उसका हमारा सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है संविधान सभा के एकमात्र सदस्य थे जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे। खान अब्दुल गफ्फार जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से कांग्रेस के सदस्य थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, और वहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। एक प्रश्न, कभी कभी और पहले विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान बाद में पाकिस्तान चले गए थे, तो अफगानिस्तान चले गए थे, तो यही पहले ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर दान में दिया गया था? तो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव कहते थे, गुरुग्राम जो है दान में दिया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया, मैक्समूलर ने किस भारतीय की मृत्यु पर उपरोक्त कथन दिया? तो भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया केशव चंद्र सेन की मृत्यु के पश्चात। मैक्समूलर ने इसे कहा था, मैक्समूलर ने केशव चंद्र सेन की मृत्यु के पश्चात कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ इनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की, जो 1857 की क्रांति का कारण बनी? तो इसका हमारा सही आंसर विकल्प बी, हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ इनफील्ड बंदूकों की भी शुरुआत की, और इसका जो समय है हेनरी हार्डिंग का 1844 से लेकर 1848, मतलब डलहौजी के पूर्व जो है यह भारत का गवर्नर
जनरल था और इसी ने जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण इनफील्ड बंदूकों की शुरुआत भारतीय सेना में की। और 1 जनवरी 1857 में भारत में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया। 1 जनवरी 1857 से जो है इनफील्ड बंदूकों का भारत में प्रारंभ हो गया। ठीक है। और हेनरी हार्डिंग जो है गवर्नर जनरल के रूप में भारतीय सेना को उपकरण या भारतीय सेना के जो युद्ध अस्त्र शस्त्र थे उनको आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। हमारा अगला प्रश्न है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात केंद्रीय असेंबली में मोहम्मद इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एवं टैगोर का जन गण मन गाया था। तो यह इसमें हमारा सही आंसर है विकल्प सी, सुचेता कृपलानी जो है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात को केंद्रीय असेंबली में मोहम्मद इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन गाया था। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न काफ़ी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने सुझावों से भी हमें अनुग्रहित कीजिएगा कि हमारा जो है कंटेंट या टीचिंग मेथड किस प्रकार का हमें और क्या क्या इम्प्रूव करना है असिस्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।